संसद में हुई एनडीए की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने भाजपा के दिग्गज नेता रहे लालकृष्ण आडवाणी से उनके घर जाकर मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी से भी आत्मीय मुलाकात की। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं संसदीय दल की बैठक के बाद में नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को ही नेता अपना चुना गया है और इसीलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं आने वाले रविवार को। विस्तार से इसी खबर पर हम जानकारी लेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, संसदीय दल की बैठक हो चुकी है, नेता चुन लिया गया है नरेंद्र मोदी को। तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट बताएं? बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट भारती बताना चाहूंगा कि एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में नेता चुन लिया गया है नरेंद्र मोदी को और ये तय हो चुका है कि अब फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो वहीं एनडीए के नेताओं का एक डेलीगेशन पहुंचा है राष्ट्रपति भवन। वहां पर दावा पेश कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सांसदों की हस्ताक्षर वाली चिट्ठी सौंप दी गई है। एनडीए के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा फिलहाल पेश कर दिया गया है। तो अब जो संशय था वो संशय समाप्त हो चुका है। सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी जाने के बाद अब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका है। तो कुल मिलाकर के देश में फिर से एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ये लेटेस्ट अपडेट। इसके अलावा प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाने के दौरान ही जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी के घर जाना, मुरली मनोहर जोशी के घर जाना, ये एक संकेत है कि सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने की सोच के साथ में नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं और साथ ही साथ जो गठबंधन के दल हैं उनकी भावनाओं को भी पूरा सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है। विजुअल्स में भी देखा जा सकता है नरेंद्र मोदी ने सभी घटक दलों के नेताओं को साथ में लेकर के आगे बढ़ने की बात कही है। इसी के साथ उन्होंने कहा, मेरा पल पल देश के नाम है, मैं 24/7 उपलब्ध हूँ, हमें मिलकर देश को आगे ले जाना है। ये एक दिशा देता हुआ, एक मैसेज देता हुआ उनका एक वक्तव्य जो उन्होंने कहा, आपने जितना प्यार दिया है, जितना भरोसा जताया है, मैं आपकी आशाओं पर, आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, आपकी आकांक्षाओं को पूरी करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। मतलब उनको एक मैसेज देने की बात है कि आपने जो मुझ पर भरोसा जताया है वो भरोसा, उस पर मैं खरा उतरूंगा और आपकी जो भावनाएं उनका ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने देश की 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने की बात कही है। उनके सपनों को पूरा करने के लिए खप जाने की बात की है। मिशन उन्होंने बताया है कि 140 करोड़ देशवासियों को पीढ़ी दर पीढ़ी की मुश्किलों से मुक्ति दिलाकर दुनिया में सम्मान दिलाना है। तो मतलब देश का विकास करना है, देश के ढांचे को सुधारना है, साथ ही साथ वैश्विक पटल पर भी देश की छवि को ऊपर ले जाना है। जैसे इकोनॉमी की बात की जाती थी कि विश्व की 5वीं इकोनॉमी बना दी है, तीसरी इकोनॉमी बनानी है, सबसे तेजी से इकोनॉमी को आगे ले जाना है। तो इस दिशा में भी काम करना है और साथ ही साथ उन्होंने जो कयासबाजी लग रही थी उसको लेकर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि ये मंत्री बन रहे हैं, वो विभाग मिल रहा है, ये डिमांड कर दी है, नीतीश ने ये मांग लिया है, नायडू ने ये मांग लिया है, ये सब गप गोले हैं। उन्होंने नकार दिया है सिरे से। उन्होंने कहा कि कुछ नए सांसद है, कुछ पुराने सांसद है, कुछ ज्यादा अनुभवी हैं। पिछले 2 दिन से जो टीवी पर आप देख रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, सब गप गोले चला रहे हैं। जरा पूछिए कि ये कहां से चला रहे हैं। किसी से कहेंगे कि आपको मंत्री बना देंगे, अब टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरे ही सिग्नेचर की हुई लिस्ट आ जाए तो कुछ लोग डिपार्टमेंट तक बांट देंगे। तो उन्होंने पहले ही ये बात क्लियर कर दी है कि इंडी गठबंधन जिन खबरों को सोशल मीडिया पर प्रचारित करके और एक माहौल बनाने की कि एनडीए में अभी सहमति नहीं बन पा रही है, नीतीश और नायडू सीटों को लेकर के, माफ कीजिएगा, मंत्री पद को लेकर के अड़े हुए हैं, उनको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, होम मिनिस्ट्री चाहिए, रक्षा मंत्रालय चाहिए, स्पीकर का पद चाहिए, ये तमाम बातों को उन्होंने गपगोला करार दिया है। उन्होंने कहा कि सभी लोग सामने बैठे हैं, सब लोग हम एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जो चीजें मीडिया में चलाई जा रही है वो सब फेक है और इनसे सावधान रहने का भी उन्होंने आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मोदी को जानते हैं कि ऐसा मेरे साथ कामयाब नहीं होगा, मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। तो ये एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है। साथ ही इंडिया अलायंस के लोगों ने चुनाव में फेक न्यूज में डबल पीएचडी कर ली है, ये बात मोदी ने कही है।
तो वे लोग ऐसा कर सकते हैं। तो इन्होंने सावधान रहने के लिए कहा है, ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश नहीं चलेगा, इसका विश्वास रखिए। उन्होंने उनको विश्वास भी दिया है कि जो ब्रेकिंग न्यूज बना करके फेक न्यूज सोशल मीडिया पर की जाती है, जिसे ट्रोल किया जाता है, उस पर आप ध्यान ना दें, भटके नहीं, सिर्फ मोदी पर फोकस करें। मोदी जो दिशा देगा, जो मोदी जो निर्णय लेगा, वो बिल्कुल सोच समझ करके लेगा, सबको साथ लेकर के आगे चलेगा। साथ ही उन्होंने संविधान की पुस्तक को नमन किया। विजुअल्स में आप देख सकते हैं, जो विपक्ष ने चुनाव में लगातार मुद्दा बनाया कि संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को खतरा है, मोदी दोबारा से आ गए तो संविधान को हटा देंगे, बदल देंगे, उन सब जो कयासबाजी थी, जो आरोप थे, उनको निराधार करने का एक प्रयास पीएम मोदी ने किया है। संविधान की पुस्तक को नमन करके एक संदेश देने का प्रयास किया है कि ताकि जो चुनावों में मुद्दा बनाया गया था, चुनावी भाषणों में जिसका जिक्र था, राहुल गांधी लगातार भाषणों में संविधान की कॉपी को, संविधान की बुक को लहराते हुए नजर आते थे कि ये संविधान को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए एनडीए गठबंधन को वोट दीजिए। तो अब देश की जनता ने एनडीए को बहुमत दे दिया, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी ने संविधान की बुक को माथे से लगा करके एक संदेश दिया है कि देश की जनता को उन बातों से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और उनका कहीं भी संविधान को लेकर के इस प्रकार का खत्म करने का कोई मानस नहीं है। उनके लिए संविधान सर्वोपरि है। ये उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया भारतीय, जिससे कि एक मैसेज जाए जनता के बीच में भी, विपक्षी नेताओं के बीच में भी, जिससे देश में एक माहौल बने कि एनडीए की सरकार बनी है तो वो सबको साथ लेकर के सबके विकास की बात करके आगे बढ़ेगी। जी, आसान भी नहीं होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से हम तस्वीरें सामने देख रहे हैं, आडवाणी के घर वो जा रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी के घर भी जा रहे हैं, और जिस तरीके से नीतीश और नायडू का साथ हम तस्वीरों में देख रहे हैं, और जो दिख रहा है प्रत्यक्ष हमें कि उनका साथ उनके साथ है, समर्थन है, लेकिन अब फैसलों में भी उनका समर्थन और साथ उतना ही जरूरी होगा आशीष। अब सिर्फ एक व्यक्ति या एक पार्टी डिसाइड नहीं कर सकती है कोई भी फैसला अगर देश के हित में या लिया जाना है तो। स्पष्ट करना चाहूंगा, मुरली मनोहर जोशी हो या फिर लालकृष्ण आडवाणी, जब भी प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें चुना गया है, वो हर चुनाव में गए हैं। ऐसा नहीं है कि अब की बार बहुमत कम आया तो वो केवल इस बार उनके पास में जाकर के उनका आशीर्वाद लेने गए हैं। पहली बार भी जब वो पीएम बने तो उससे पहले भी वो लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करके आए थे। शिष्टाचार मुलाकात का उनका सिलसिला हमेशा रहा है। जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया है। साथ ही दूसरी बात ये की जा सकती है कि उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन एनडीए के घटक दल बीजेपी जब फुल मेजोरिटी में थी, दो बार, पिछली बार 2014, 2019 दोनों में बीजेपी के पास में, खुद अकेली पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत था, लेकिन इसके बावजूद एनडीए घटक दलों को मंत्री पद शेयर किए गए थे, जबकि बीजेपी अकेली खुद बहुमत में थी। तो ऐसे में ये कयास लगाना कि उनको मंत्री पद शेयर करने में कोई परेशानी होगी, जितना उनका संख्या बल है उसके अकॉर्डिंग उन मंत्री पदों की संख्या जाहिर तौर पर बढ़ेगी। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि इस बात में बीजेपी को कोई संशय होगा, मोदी, अमित शाह और इन सब तमाम नेताओं को कोई संशय होगा कि जिसका जितना बहुमत है, लोकतंत्र में आप भी बहुमत के आधार पर सरकार चला रहे हैं, आप प्रधानमंत्री पद पे बैठ रहे हैं तो आपके पास भी बहुमत है, इसी आधार पे तो आप प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं। जो आपको सहयोग कर रहा है, जिसका जितना सहयोग है उसको उतना मिलेगा। और जो आप कह रहे हैं कि साथ लेके चलना पड़ेगा, तो जाहिर तौर पर साथ लेकर के चलने की तो बात होगी। अगर एनडीए की सरकार है और एनडीए के नेताओं को अगर आपने साथ में मिलाया है तो उनकी भावनाओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी भावनाओं को दरकिनार करके आप एक दिशा में नहीं चल सकते हो, सबको साथ लेकर के चलना होगा और ऐसे फैसले करने होंगे जिनसे कि जेडीयू और टीडीपी की जो विचारधारा है वो भी कहीं न कहीं प्रभावित ना हो, क्योंकि नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को, दोनों को राज्य चलाने हैं, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे और मैं जहां तक समझता हूं कि दोनों केंद्र सरकार से सामंजस्य बनाकर अपने अपने राज्यों का विकास भरपूर करवाएंगे और इस बात का फायदा उठाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनने का फायदा उठाएंगे कि मोदी केंद्र में है और नीतीश विधानसभा चुनावों से पहले बिहार की जनता के लिए ऐसे कुछ काम करवा लेंगे केंद्र सरकार से जिससे कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी राह आसान हो जाए। वैसे ही अभी नए सीएम बने चंद्रबाबू नायडू, तो उनकी भी पूरी कोशिश होगी कि वो भी मोदी से सामंजस्य बना करके एनडीए की सरकार से पूरा अपने राज्य को बेनिफिट दिलाए और देश की जो नीति है, देश का जो फैसले हैं वो लेने में जाहिर तौर पर 240 सीटें बीजेपी की है तो उनका बहुमत भी है, उनके मंत्री भी रहेंगे और जहां तक कॉमन इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो फैसले लिए जाएंगे। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले भी बीजेपी ने अपने सभी जो समर्थक हैं उन्हें साथ में लेकर वो चले थे, चाहे मंत्री पद डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो या कुछ भी हो, लेकिन एक चीज जो बदल गई है वो ये है कि पिछले जो 2 चुनाव थे उनमें विपक्ष
इतना मजबूत नहीं था, लेकिन इस बार विपक्ष एकजुट भी दिखाई दे रहा है, मजबूत भी दिखाई दे रहा है। देखना काफी दिलचस्प होगा। विपक्ष जाहिर तौर पर मजबूत है, कांग्रेस की स्थिति सुधरी है, कांग्रेस की संख्या डबल हो चुकी है। उसके साथ ही अगर गठबंधन के उनके दल हैं और संख्या अगर देखें संसद में, तो वो भी काफी भारी भरकम संख्या रहने वाली है। एक तरफा वहां पर नहीं रहेगा, शोरगुल भी काफी रहेगा संसद में। जब कोई नए एक्ट लेकर के आएंगे, नए कोई काम लेकर के आएंगे, तो उस वक्त विपक्ष को संतुष्ट करना भी एक बड़ी चुनौती होगा। लेकिन बहुमत एनडीए के पास में है और बहुमत के आधार पर सत्ता चलती है, संविधान में काम होता है, तो जाहिर तौर पर जो काम है वो तो जो जिसका बहुमत होगा उसको करवाना ही करवाना है। लेकिन इसके अलावा इंडी गठबंधन कब तक चलता है, ये सबसे बड़ी चुनौती इंडी गठबंधन के लिए भी है, क्योंकि सभी पार्टियों को एक करके केंद्र के चुनाव के लिए आपने गठबंधन बना लिया, लेकिन अब ये वही पार्टियां हैं जो एक दूसरे को विधानसभा चुनाव में गालियां देती हुई, चुनौती देती हुई नजर आती है। तो अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्षेत्रीय नेता, स्थानीय वहां के चुनाव जब होंगे, उन राज्यों में चुनाव की स्थिति में क्या इंडिया अलायंस इसी प्रमुखता के साथ में पुरजोर तरीके से एकजुट होकर के चुनौती देता हुआ मोदी को नजर आएगा, या फिर मोदी और शाह की रणनीति में क्या इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो टूट करके वो भी अलग हो सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल जो संख्या है वो पूरे घटक दल मिल करके निकल करके आ रही, तो वो बीजेपी से भी कम संख्या है इंडी गठबंधन की, अगर सभी नेताओं की देखी जाए तो। ऐसे में अब क्या इंडी गठबंधन से जुड़े छोटे नेता, जिनके छोटे दल, जिनको लग रहा है कि अब 5 साल विपक्ष में बैठने से क्या फायदा होगा, सत्ता से हाथ मिला लिया जाए, सत्ताधारी दल से हाथ मिला लिया जाए तो कुछ भला हो सकता है। तो ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह की और मोदी की जोड़ी क्या गुल खिलाती है, क्या इंडी गठबंधन में भी फुटबॉल देखने को मिल सकती है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि पार्टियों में भी टूट हो गई है। जैसे महाराष्ट्र में देखा, शिवसेना 2 धड़े में बंट गई, एनसीपी 2 धड़े में बंट गई। तो जब पार्टियां 2-2 धड़े में बंट सकती है, तो केंद्र की सत्ता में बैठे लोग यहाँ अगर इंडी गठबंधन की पार्टियां है, नेता हैं, छोटे दल हैं, उनको अगर मिलाना होगा, तो वो भी आने वाले समय में हो सकता है कि एनडीए और भी ज्यादा सशक्त हो सकता है, इनकी संख्या और भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि छोटे दलों को मिला सकते हैं। इसके अलावा 18 जो निर्दलीय हैं उन पे भी पूरा फोकस होगा, उन्हें भी मिला करके और मजबूती प्रदान करने की कोशिश बीजेपी नेताओं की होगी। जी भारती।